जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वह रॉकेट का लास्ट स्टेज होता है। वही किसी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करता है। क्रायोजेनिक इंजन से पहले बहुत सारे इंजन अपना काम कर चुके होते हैं और रॉकेट से अलग हो जाते हैं, और इन सभी इंजन को मैंने इस वीडियो में बात कर ली है, तो आप पहले इस वीडियो को देख सकते हो। और आज अपन बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन की। क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी यदि सिंपल से समझे तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको किसी कंट्री के लिए डेवलप करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इसलिए कुछ ही कंट्री आज तक इसको डेवलप कर पाए हैं, जिनमें से अपना एक इंडिया भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब रॉकेट बनाए गए तब बहुत सी कंट्री को ऐसा लगा कि रॉकेट इंजन के लिए हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जिसमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के मास की हाई फ्लो रेट हो, जिसमें हमें ज्यादा थ्रस्ट मिल सके। कहने का मतलब जैसे हमारे पास में 50 किलो कोयला है, तो यदि हम उसमें आग लगा देंगे तो वह कई घंटों तक जलता रहेगा, लेकिन हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो इस 50 किलो कोयले को मात्र 1 मिनट में जलाकर राख कर दे। अब कोयला 1 मिनट में जले या 50 मिनट में, हमें तो एनर्जी चाहिए कोयले से एकदम फास्ट। तो बेसिकली यहाँ पे कोयला यूज नहीं होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो रॉकेट में हाई अमाउंट ऑफ मास को हाई स्पीड के साथ में जलाया जाता है, जिससे रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है। अब रॉकेट जब स्पेस में चला जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए हाइड्रोजन को जलाने के लिए साथ में ऑक्सीजन भी सप्लाई की जाती है। तो बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जलता है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है, और इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि इसको गैस फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े टैंक चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमें 1 केजी हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना है तो हमें 11 मीटर क्यूब वॉल्यूम का सिलेंडर चाहिए। तो रॉकेट में तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा टैंक बनाना, इसलिए हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जब हाइड्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में आती है तो इसका टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन को भी लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। और जब ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है तो इसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके छोटे छोटे टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब बात आती है कि जब हमें हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, और भी तो बहुत गैस है, उनको क्यों नहीं? उसके पीछे रीजन है हमें रॉकेट में एक ऐसा फ्यूल चाहिए जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो लेकिन मोलिकुलर वेट कम हो। थोड़ा इसको और आसान करते हैं। कोल की 4 कैटेगरी होती है, जिसमें से एंथ्रेसाइड कोल सबसे बेस्ट है और लिग्नाइट सबसे खराब है। दोनों को यदि हम 1 केजी कोल लेकर जलाएंगे तो एंथ्रेसाइड कोल से हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, उतनी ही एनर्जी हमें लिग्नाइट को 2 से 3 केजी जलाएंगे तब जाकर मिलेगी। तो हाइड्रोजन के साथ में भी सेम टू सेम ऐसा ही है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है पर मोलिकुलर वेट के हिसाब से, जिससे यदि थोड़ा सा भी हाइड्रोजन जलेगा तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो इसकी स्पेसिफिक इंपल्स ज्यादा होगी, और इस स्पेसिफिक इंपल्स का रॉकेट में सबसे बड़ा रोल होता है। स्पेसिफिक इंपल्स होती है थ्रस्ट इन केजी डिवाइडेड बाय प्रोपेलेंट फ्लो रेट केजी पर सेकेंड। 1 केजी जब प्रोपेलेंट यानी फ्यूल जलता है 1 सेकंड में तो हमें कितने केजी उठाने का थ्रस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इंपल्स। और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है पर मोलिकुलर वेट के हिसाब से, इसलिए इसकी स्पेसिफिक इंपल्स हाई है, और इसी वजह से हाइड्रोजन का यूज रॉकेट में एज ए फ्यूल किया जाता है। अदर एडवांटेज हाइड्रोजन का यह भी है कि हाइड्रोजन इंजन के पार्ट्स को करोड नहीं करता है, और एटमॉस्फेयर के लिए हाइड्रोजन एकदम सेफ है, पोल्यूशन फ्री है। वैसे हाइड्रोजन कार की मैंने इस वीडियो में बात की थी, यह वीडियो भी आप जरूर से देखना। जब रॉकेट अपने लॉन्चिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है तब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भरा जाता है, और जिन टैंक के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भरा जाता है वह एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं, जिनके आउटर और इनर लेयर के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्योंकि जब क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इसके नोजल का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यह फ्यूल टैंक के आसपास भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस हाई टेम्परेचर में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम कूल यानी -183 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखना है। जब इंजन स्टार्ट होता है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को कंबस्टन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर यह दोनों जलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इन इंपेलर की हेल्प से पंप किया जाता है, और इन इंपेलर को टरबाइन से रोटेट करवाया जाता है, और इन टरबाइन और इंपेलर के सेट को बोलते हैं टर्बो पंप सेट। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि इस टरबाइन को कैसे घुमाया जाए, लेकिन इससे बड़ी एक समस्या और है कि हाइड्रोजन को जलाने के लिए हमें एक्सपेंड करना
करना होगा क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो जब लिक्विड हाइड्रोजन इस इम्पेलर से होते हुए नीचे आती है टैंक से, तो इस हाइड्रोजन को नोजल और कंबस्टन चेंबर के चारों तरफ बाहर की साइड में इसको रोटेट करवाया जाता है और यह नोजल और कंबस्टन चेंबर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जिससे यह हाइड्रोजन गर्म होकर एक्सपेंड होने लग जाती है और इस हाइड्रोजन को फिर भेज दिया जाता है कंबस्टन चेंबर में जलने के लिए। थोड़ा सा सिंपली एक बार और बता देता हूँ, इधर इम्पेलर से होते हुए लिक्विड हाइड्रोजन आई, नोजल और कंबस्टन चेंबर के चारों तरफ चक्कर लगाया और इधर से कंबस्टन चेंबर में जलने के लिए चली गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमारा टरबाइन रोटेट नहीं करने लगा है, इसलिए टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए टरबाइन के लिए एक अलग छोटा सा कंबस्टन चेंबर बनाया जाता है यहाँ ऊपर की तरफ, और इधर से लिक्विड हाइड्रोजन जा रही है इस टरबाइन वाले चेंबर में जलने के लिए और साथ में ऑक्सीजन को भी इस छोटे से चेंबर में पहुंचा दिया जाता है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जलाता है और इधर से साइड में जो भी गैसेस है वह टरबाइन के पास में पहुंचती है और टरबाइन को रोटेट करवाती है। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जब लिक्विड हाइड्रोजन नोजल और कंबस्टन चेंबर के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है तो उसको डायरेक्ट मेन कंबस्टन चेंबर में नहीं भेजा जाता है। इधर साइड में टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए जो कंबस्टन चेंबर बनाया गया है उसमें पहले इसको जलाया जाता है और यह गैस टरबाइन को रोटेट करवाकर फिर मेन कंबस्टन चेंबर में जाती है। इस टरबाइन वाले चेंबर में बहुत ही कम ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है हाइड्रोजन को जलाने में, इसी वजह से हाइड्रोजन यहाँ पर पूरी जल नहीं पाती है। तो टरबाइन से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसको मेन कंबस्टन चेंबर में भेज दिया जाता है अच्छे से जलाने के लिए। यह जो टरबाइन होती है इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में फ्यूल को पंप करना होता है, इसी वजह से यह टरबाइन 40,000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करती है। इतनी स्पीड से यह फ्यूल को पंप करती है। ऑक्सीजन को भी पंप करने के लिए सेम ऐसा ही टर्बो पंप सेट तैयार किया जाता है इधर दूसरी साइड में। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस कंबस्टन चेंबर में पहुंचती है तो सबसे पहले यह पहुंचती है फ्यूल इंजेक्टर के पास में जो कंबस्टन चेंबर के ऊपर लगा रहता है। फ्यूल इंजेक्टर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करता है और उसके बाद में कंबस्टन चेंबर के अंदर स्प्रे करता है। अब फ्यूल बर्न होने के लिए तैयार है और इसको इग्नाइटर की हेल्प से जलाया जाता है। यह इग्नाइटर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जो भी प्रोपेलेंट आ रहा है उसको अच्छे से जलाता है। बेसिकली प्रोपेलेंट का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, यानी फ्यूल को ही प्रोपेलेंट बोलते हैं। अब फ्यूल जलने के बाद में जाता है नोजल के पास में। इस नोजल का नाम है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल। कंबस्टन चेंबर के अंदर जो भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जो फ्यूल जल रहा है उसको सबसे पहले कन्वर्ज करता है और फिर हाई वेलोसिटी के साथ में बाहर की तरफ डाइवर्स करता है, जिससे रॉकेट के लिए बहुत ही शानदार थ्रस्ट क्रिएट होता है। यह नोजल ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे हम किसी बलून को फुलाकर उसको हवा में छोड़ देते हैं तो बलून से जो हवा निकलती है वह उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब कंबस्टन चेंबर के अंदर फ्यूल जलता है तो यहाँ पर टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और जिस भी मेटल का यह चेंबर बना हुआ है वह डैमेज होने लग जाता है। तो इस चेंबर को डैमेज होने से बचाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन जो बहुत ज़्यादा ठंडी है उसको चेंबर के चारों तरफ रोटेट करवाकर फिर चेंबर के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गर्म होकर एक तो एक्सपेंड करने लग जाएगी और दूसरा बेनिफिट कंबस्टन चेंबर को कूल करने में भी काम आती है। नासा का यह एक वीडियो है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग चल रही है। यह जो बाहर धुआं देख रहे हो यह सिर्फ पानी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O यानी वाटर। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर का रेशियो तैयार करके कंबस्टन चेंबर के अंदर भेजना, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वह कंट्रोल्ड इंजन होता है जिसमें फ्यूल को कंट्रोल करके रॉकेट की स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है और इस फ्यूल का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ टरबाइन के पास में होता है। इसलिए यह टर्बो पंप सेट क्रायोजेनिक इंजन का हार्ट की तरह काम करता है। टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल टरबाइन के कंबस्टन चेंबर में फ्यूल सप्लाई को कम ज्यादा करके कंट्रोल किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन की सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे इसमें फ्यूल जलता चला जाएगा वैसे वैसे यह ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट करता है और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। तो जब किसी भी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में सेट करना होता है तो हमें बहुत ज्यादा हाई थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है,
जो सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन के पास में पॉसिबल है। रॉकेट में जितने भी इंजन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट यही काम करता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि जब टरबाइन की वजह से इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन रहा है तो टरबाइन की जगह मोटर को क्यों यूज नहीं किया गया इंपेलर को रोटेट करवाने के लिए। नो डाउट मोटर का कंट्रोल बहुत ही शानदार होता है, स्पीड कंट्रोल भी एक्सीलेंट होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैटरी। मोटर को सप्लाई देने के लिए बड़ी बड़ी बैटरी चाहिए जो रॉकेट को और ज्यादा भारी बना देंगे। अब यदि आप लाइव अड्डा के रेगुलर व्यूअर है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, किसी का कमेंट देखकर रिप्लाई नहीं करना है, अपना खुद का लिखना है जैसा भी आता है। एक मोटर है जिसका नाम है सिंक्रोनस मोटर, वह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्यों? जिसका राइट आंसर है उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो डेफिनेटली आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगे। थैंक यू।